नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। एक ऐसा मसला जो हाइजीन से जुड़ा हुआ है और जिसको रिलीजन से जोड़ने की कुचेष्टा हो रही है। एक डर्टी पॉलिटिक्स शुरू कर दी गई है। तरह-तरह की आवाज़ें सुनने को मिल रही हैं। अखिलेश यादव की तरफ से अखिलेश को देखते हुए मायावती का भी बयान आ गया। असदुद्दीन ओवैसी से लेकर के तमाम दूसरे लोग और पवन खेड़ाओं से लेकर के कई दूसरे चेहरे जो मुस्लिम परस्ती के लिए जाने जाते हैं और जो उन्हीं के वोटों पर प्राण वायु प्राप्त करते हैं, जिंदा रहते हैं, उन्होंने एक सही मुद्दे को गलत तरीके से प्रस्तुत करके देश के भीतर भी और देश के बाहर भी फिर से योगी सरकार को बदनाम करने की कुचेष्टा शुरू कर दी है। लेकिन योगी आदित्यनाथ के ऑफिस से एक बयान आया है और ये बयान अगर हम ध्यान से पढ़ें तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि उनके गाइडलाइंस एक्चुअल में क्या हैं। गाइडलाइंस तो ये हैं कि जहां से कांवड़ यात्रा गुजरती है, जो लोकल बॉडीज है उनको फोकस करने के लिए कहा गया है क्लीननेस, हाइजीन, प्रॉपर लाइटिंग और ड्रिंकिंग वाटर अरेंजमेंट के लिए। और साथ में जो अभी तक मुजफ्फरनगर जिले के लिए था, वो अब उत्तराखंड, वहां तो दूसरी सरकार है लेकिन वहां भी उसको लागू कर दिया गया है। और पूरे उत्तर प्रदेश में जहां जहां कांवड़ यात्रा मार्ग हैं, वहां पर दुकानदारों को ये स्पष्ट निर्देश हैं कि दुकान पर वो मोटे अक्षरों में अपना नाम लिखेंगे। इसमें आदेश में ये कहीं नहीं है कि केवल मुस्लिम दुकानदार अपनी दुकानों पर मोटे अक्षरों में नाम लिखेंगे, लेकिन अजीत अंजुम से लेकर के तमाम जितने भी ये हुआ करने वाले लोग हैं, ये मैसेज कुछ ऐसा ही दे रहे हैं कि जैसे ये आदेश तो केवल और केवल मुसलमानों के ऊपर थोपा गया है। तो आज हम इसके अलग-अलग पहलुओं पर चर्चा करने वाले हैं और मेरे साथ आपके चिर परिचित अनुपम मिश्रा जी जुड़ रहे हैं। अनुपम जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। अनुपम जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि इन दिशा निर्देशों की आखिर जरूरत क्यों महसूस की गई? दिशा निर्देशों की ज़रूरत इसलिए महसूस की गई क्योंकि जितने धार्मिक स्थल हैं, और ये बात सिर्फ कांवड़ यात्रा की नहीं हो रही है। आप हरिद्वार चले जाएं, आप वैष्णो देवी चले जाएं, आप जम्मू कटरा चले जाएं, आप ऋषिकेश चले जाएं, आप उत्तराखंड चले जाएं, आप हिमाचल चले जाएं। उन सारे धार्मिक स्थलों पे चूंकि जो तीर्थयात्री जाते हैं तो एक विशेष भाव से जाते हैं और उनकी अपनी एक शारीरिक और मानसिक शुद्धता रहती है। आप तो जानते हैं इसको ओंकार जी। तो अब इसके चलते बहुत ढेर सारे ढाबों में एक अजीब अजीब चीज़ें वीडियो सामने आ रहे थे। कहीं भी रोटी में थूक रहे थे, तो कहीं पेशाब मिला रहे थे, और कहीं गोश्त के टुकड़े मिला रहे थे, कहीं गोमांस मिला रहे थे। ये एक हजारों वीडियो आ चुकी है। आप ये नहीं कह सकते ये इक्का दुक्के मामले हैं, इतनी बड़ी मात्रा में आए। तो इसको लेकर आदमी थोड़ा संशकित हो रहा था। दूसरी बात, इनको जो मुस्लिम समुदाय के लोग चला रहे थे, उन्होंने अपने ढाबों के नाम रखे थे, माँ दुर्गा ढाबा, शिव ढाबा वगैरह वगैरह करके, इस तरह के थे। इसके चलते मुजफ्फरनगर पुलिस ने पहले 2 दिन पहले एक आदेश जारी किया कि साहब, हमारे इलाके में जो कांवड़ यात्रा होगी तो दुकानदार अपना नाम रखेंगे, उस साइन बोर्ड पे डिस्प्ले करेंगे। तो पवन खेड़ा से लेकर मायावती से लेकर अखिलेश यादव से लेकर और ओवैसी, जाहिर सी बात है पूरा पॉलिटिकल सिस्टम टूट पड़ा। और जितने पत्रकार, जावेद अख्तर से लेके आरफा खानम शेरवानी तक टूट पड़ी। और मतलब ये भी कमाल है, जावेद अख्तर अपने को आस्तिक कहते, बहरहाल नास्तिक कहते हैं, उसकी तरह इस तरह की बातें करते हैं। तो अच्छा, सबने इसमें साथ साथ दलितों को लपेटा। अब जैसे आरफा खानम ने कहा कि ये जो बाइकॉट है
ये मुसलमानों के अलावा दलितों का। हमने कहा यार क्या हर मामले में तुम दलितों को घसीट लेती हो। अभी जब तुमसे कहा जाता है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जामिया मिलिया इस्लामिया में दलितों को पिछड़ों को आरक्षण दे दो भाई, तुमने उसमें आरक्षण उनका बंद कर रखा है। जामिया में तो 2011 तक मिल रहा था, जब कांग्रेस गवर्नमेंट ने उसको एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट बना दिया, उसका मिलना बंद हो गया। अलीगढ़ में नहीं दे रहे, उसमें आपके मुंह में दही लग जाता है। वो बाकी हर जगह जय भीम जय भीम बना होता है, वो जोगेंद्रनाथ मंडल हर जगह पैदा हो जाते हैं। तो इसको मैंने इनको आरफा खानम को बहरहाल मुजफ्फरनगर पुलिस दबाव में आ गई। उन्होंने कहा चलिए इसको स्वैच्छिक कर देते हैं, कंपल्सिव नहीं है, जबरदस्ती नहीं है। उसका कल मैंने एक वीडियो किया और मैंने वीडियो करके मैंने दिखाया कि जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है हमारे यहाँ नहीं, पूरे देश में, अभी से नहीं 1950 से जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है, ये देखिए ये मैंने इसमें लगाया था। अच्छा ये मैं इसका तो मैंने दिखाया कि साहब इसमें साफ साफ लिखा है कि हर फूड सिक्योरिटी हर 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 खाने पीने की दुकान को एक लाइसेंस चाहिए होगा और ये लाइसेंस में उसका नाम होगा साफ साफ, और उसके बाद ये लाइसेंस उसके काउंटर पे या किसी प्रोमिनेंट प्लेस पे दिखा होगा। भाई उपभोक्ताओं को इस बात को जानने का हक है कि वो कहाँ खा रहे हैं और क्या खा रहे हैं। तो साहब कल मैंने इसको ट्वीट भी किया और मैंने इसको भाजपा के कार्यालयों में मेरे सब जगह जो मुझसे हो पाता था। पर आज सवेरे योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में जो एक बड़ी मजाक कल रात तक शुरू हो गई ओंकार जी कि भाजपा की तो आदत है एक कदम आगे दो कदम पीछे देखे, मुजफ्फरनगर पुलिस बैकआउट कर गई। भाजपा के अंदर से भी मुख्तार अब्बास नकवी जैसे लोग ट्वीट करने लगे ये तो बड़ा अति उत्साह में कर दिया, गलत कदम है। अब फिर योगी है, उनका अपना अंदाज है। उन्होंने कहा चले ठीक है हटाइए मुजफ्फरनगर पुलिस, अब पूरे प्रदेश में लागू कर देते हैं। पूरे प्रदेश में उन्होंने जितनी जगह कांवड़ यात्रा थी सब जगह लागू कर दिया। अभी हमारे यहाँ प्रयागराज में कुंभ हो रहा है, उसमें भी आप इसको लागू देखेंगे। फिर आपने देखा कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने भी इसको लागू कर दिया, बहुत हुआ सर, उत्तराखंड में भी लागू हो गया। तो एक मजेदार बात हुई कि जो आप भाजपाइयों रात तक जो बहुत सारे ट्वीट्स आ रहे थे साहब कि साहब थूक के चाट लिया, तो ये कर दिया, तो वो कर दिया, तो आज योगी ने सबके मुंह एक झटके में बंद कर दिए और अपनी पार्टी के नेता मुख्तार अब्बास नकवी तक को बता दिया कि देखिए साहब जो सही है वो होगा। नकवी का पुराना ट्वीट ये था, आज इनके भी सुर बदल चुके हैं। तो इनके पास कोई विकल्प भी नहीं है। बहरहाल मेरा मानना है कि योगी ने एक झटके में चीजों को साफ कर दिया और ये वही अंदाज है जिसके लिए ओंकार जी योगी जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं, माने जाते हैं और पसंद किए जाते हैं। आज साहब बहुत सारे ट्वीट, बहुत सारे बयान में देख रहा था। ये देखिए अजय राय क्या कह रहे हैं। अजय राय कह रहे हैं ये पूरी तरीके से अव्यावहारिक कार्य है और समाज में भाईचारे की भावना को खराब करने का कार्य कर रहे हैं। ये भाईचारा तब तक ठीक है जब तक वो थूक रहे हैं, जब तक वो हाइजीनिक जो है चीजों को ऐसा बना करके। और एक मैं जार देख रहा था जिसमें पानी सप्लाई होता है, उसमें भी थूक रहे हैं। एक तरफ तो उसको साफ कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो किया गया है उसमें थूक करके उसको रख रहे हैं। तो ऐसे में मिलाने की वीडियो आए हैं, पेशाब, गोश्त जी हाँ, टुकड़े ये सब मिलाने की वीडियो आए हैं। तो सवाल ये है कि लोगों को क्यों ना पता हो कि वो कहां से क्या खरीद रहा है और किस से खरीद रहा है। इसमें दिक्कत क्या है? अभी मैं उपभोक्ता कानून भी कहता है कि हमें हक है। बिल्कुल सही बात है। और ये मैं ऋषि बागड़ी का ये ट्वीट देख रहा था, उन्होंने बड़ा वैलिड सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि द क्वेश्चन इज नॉट अबाउट रिलीजन, द क्वेश्चन इज अबाउट हाइजीन। तो इस चीज को ये नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं या हर जगह इनको वोटों की राजनीति करनी है? मेरा सब आपसे निवेदन है कि एक बार वो अजय राय का जो आप दिखा रहे थे फोटो और ट्वीट, उसको दोबारा दिखा दें। जी हाँ। अब इसमें साहब दो चीजें जो नोटिस करने की हैं। पहली बात तो ये कि अजय राय राज्य स्तर पे कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और जो लोग राज्य अध्यक्ष होते हैं पीछे राष्ट्रीय अध्यक्ष का फोटो लगाते हैं। अजय राय के पीछे मल्लिकार्जुन खड़गे का फोटो आप कभी नहीं देखेंगे। वो पूरा परिवार की चरण वंदना हो रही है। उसमें आपको सोनिया भी नजर आएंगी, राहुल भी नजर आएंगे, प्रियंका भी नजर आएंगी आपको, लेकिन आपको मल्लिकार्जुन खड़गे नजर नहीं आए।
ये देखिए साहब, नोटिस करने वाली बात है। मतलब जो लोग बहुत मीडिया से परिचित नहीं हैं, जैसे आप इनके यहाँ जाइए, आप फोटो खींचिए, तो हमेशा कहते हैं फोटो यहाँ नहीं खींचो, यहाँ खींचो। मैं फलानी जगह खड़ा हो जाता हूँ, मेरे बैकग्राउंड में फला चीज़ आना ज़रूरी है। तो आम तौर पे लोग अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वगैरह का वो लगाते हैं। ये प्रदेश अध्यक्ष होती है सिर्फ एक परिवार का। इन्होंने इनसे अपने पीछे प्रियंका का फोटो लगा रखा है। प्रियंका कौन है? राहुल गांधी भी। बहरहाल जैसा भी आप समझे, देखिए अजय राय ने अपने सगे भाई के हत्यारे, जिसके ऊपर उनके हत्या का आरोप था, मुख्तार अंसारी, उसके मुद्दे पे मुख्तार का पक्ष लिया था। राजनीति का आलम ये है साहब, राजनीति का आलम ये है कि मुकेश सहनी के पिता का हत्यारा जब एक मुस्लिम निकलता है तो तेजस्वी यादव वहां शोक संवेदना जाने से इनकार कर देते हैं। वही तेजस्वी यादव जो मुकेश सहनी को हेलीकॉप्टर में लेकर नवरात्र में घूम के मछली खाकर मछली के कांटे से हिंदुओं को चुभा रहे थे और चिढ़ा रहे थे, जब उन्हें पता चलता है कि मुकेश सहनी की हत्या करने वाला एक मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति है, तो मुकेश सहनी क्या वो अपने परम मित्र के यहाँ संवेदना लेके नहीं जाते? मुकेश सहनी जो उस दिन को काला दिवस घोषित कर रहे थे निषादों के लिए, वो भी खामोश हो जाते हैं। और तो वो उनका बयान आता है कि हमें देखना चाहिए कोई निर्दोष आदमी ना फंस जाए, जबकि सीसीटीवी में आ गया। तो साहब जब राजनीति का आरंभ ये पहुंच जाए तो फिर आप सोचें, अजय राय को देख लें, मुकेश सहनी को देख लें, तेजस्वी को देख लें, फिर इसमें तो कांवड़ यात्रियों में इस तरह के बयान आना बहुत लाजमी सी बात है। और मुझे लगता है कि इसका जवाब सिर्फ यही होना चाहिए कि साहब ये तो 50 साल पुराना कानून है, उस कानून को सख्ती से लागू किया जा रहा है, उस पर क्या बात है। और हाइजीन के पॉइंट, एक मिनट, फूड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट बनाई है हाइजीन के और मिलावट को हाइजीन को सुनिश्चित करने और मिलावट को रोकने के लिए ये डिपार्टमेंट बनाया साहब। डिपार्टमेंट बंद कर दिए, फिर ओंकार जी। अनुपम जी, इस पर आप कुछ प्रकाश डालेंगे कि ये जो कुछ किया जा रहा है और जिस तरह के वीडियो वायरल हो रहे हैं, इसके पीछे की मानसिकता क्या है, ज़हनियत क्या है, मकसद क्या है इनका? किस वीडियो का जिक्र कर रहे हैं ओंकार जी? थूकना, मूतना, मिलावट करके, मतलब एक तरीके से दूसरों का धर्म भ्रष्ट करना, इसके पीछे की ज़हनियत क्या है, मानसिकता क्या है, मोटो क्या है इन लोगों का? ज़हनियत मैं अभी बता देता हूँ, मैं आज नहीं ज़माने से बता रहा हूँ। एक बार CNBC चैनल पे बैठा था, विदेश चैनल, उस पर मैंने ये बात कही थी। आज 7 साल हो गया, वही बात रिपीट कर रहा हूँ। मैंने कहा कि आप काशी का मंदिर देख लें, 3 दीवारें मस्जिद है और 1 दीवार मंदिर की आज तक है। तो जब वो मंदिर गिरा सकते थे तो क्या वो चौथी दीवार नहीं गिरा सकते थे? वो चौथी दीवार क्यों रोक दी औरंगजेब ने? वो चौथी दीवार एज इट इज वैसे एकदम मंदिर की बचा के क्यों रखी गई? इनफैक्ट आप जहां भी चले जाइए, मंदिर के अवशेष हर जगह आपको नजर आएंगे, चाहे तो गिरा सकते थे। पर हमने कहा वो चौथी दीवार इसलिए रोक दी गई क्योंकि उन्हें बताना था कि यहाँ मंदिर था, यहाँ मस्जिद है। आपको आपके देश में देखिए, अगर आपसे धर्म परिवर्तन कराना है, अगर आपको अपने छाते के नीचे लेना है, तो पहले आपको हतोत्साहित किया जाएगा। वो हतोत्साहित, आप जितने विवादित मंदिर है, भोजशाला से लेकर कृष्ण जन्मभूमि से लेकर काशी विश्वनाथ से लेकर यहाँ तक कि बाबरी मस्जिद, ऐसा कहीं नहीं था जहाँ मंदिर का अवशेष छोड़े ना गए, हमेशा छोड़े गए, ये दिखाने के लिए कि यहाँ मंदिर था, यहाँ मस्जिद है। आपको अपने ही देश में हतोत्साहित करने के लिए, आपको सरेंडर करने के लिए, समर्पण करने के लिए, मजबूर करने के लिए, आपको बेइज्जत करने के लिए, आपको आपके घुटनों पे लाने के लिए, ये वीडियो भी आज बदले हुए समाज और बदले हुए हालात में उसी की एक कड़ी है। अनुपम जी, मैं दर्शकों को कुछ चित्र दिखाना चाहता हूँ। लंदन और लीड्स, ब्रिटेन के 2 शहर इस समय झुलस रहे हैं आग में। और लीड्स में तो एक मुस्लिम सांसद वहां से चुना गया है और उसके बाद से ये लोग बेहद एग्रेसिव हैं। जरा ये दृश्य देखिए और तब आपकी समझ में आएगा।
वहां तो साहब हिंदू भी नहीं है, वहां क्या है। और जितने भी यूरोपियन पिछले दिनों हमने देखा था फ्रांस में, जैसे ही राष्ट्रवादी हारे और इनको लगा कि शुरू में तो राष्ट्रवादियों की लीड चल रही थी, जब वो दंगा, आगजनी, फसाद, लूट ये सब शुरू किया था। बाद में इनको पता लगा कि नहीं, हम ही जीत रहे हैं, तो उसके बाद फिर वो धीरे-धीरे कम कर दिया गया, लेकिन अराजकता बढ़ी है। अब लंदन से लेकर के लीड्स तक हर जगह, लीड्स को तो हम क्रिकेट के मैदान के लिए जानते थे कि लीड्स में फला रिकॉर्ड बन गया उस बल्लेबाज का, फला बल्लेबाज ने ये कीर्तिमान स्थापित कर दिया। अब लीड्स से जो है आगजनी की खबरें आ रही हैं। एक बस खड़ी हुई है, उसमें लाइटर से आग लगाने की कोशिश की जा रही है, दो तरफ़ा, एक आगे की तरफ से, एक पीछे की तरफ से। ये सब क्या है साहब? वहाँ भी पत्थर ये अपनी शक्ति। पत्थर पत्थरबाजी के भी वीडियो कर दी। जी हाँ, कई वीडियो मेरे पास हैं वहाँ से, मैंने अभी डाउनलोड किए थे थोड़ी देर पहले ही। ज़बरदस्त तरीके से वहाँ पर इनका एग्रेशन देखने को मिल रहा है। लंदन का ही एक और वीडियो मुझे मिला था, और उसमें बहुत सारे मुस्लिम पुरुष और औरतें और बच्चे तक जो हैं एक जगह पर इकट्ठा हो रखे हैं, और वो अपनी एक अलग तरह की जो प्रेयर है उसको करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देख लीजिए। لك ندعو بدموع الاشتياق يا سيدي. तो किसी ने ट्वीट किया है कि ये साउथ ईस्ट एशिया बन रहा है अब वेस्ट में। देखिए साहब, बात सिर्फ लंदन और लीड्स की नहीं है। आपने देखा फ्रांस ओलंपिक मुश्किल से 5 दिन दूर है, और फ्रांस में भी लगातार 2 दिन 2 पुलिस वालों को छुरा घोंप दिया गया है, सिर्फ इसलिए कि फ्रांस ने एक फैसला लिया है। फ्रांस में मुस्लिम पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है यूरोप की, तो उन्होंने साहब एक फ़ैसला ये लिया है कि हमारे यहाँ जो हमारी महिला एथलीट होंगी और जो मुस्लिम होंगी, उनको हम हिजाब में नहीं खेलने देंगे, उनको बिना हिजाब के खेलना पड़ेगा। तो वहाँ भी 3 दिन से पुलिस वालों को छुरा घोंपा जा रहा है। अमेरिका में जो हो रहा है वो आपके सामने एक जाहिर है, वो किसी से लुका छुपा नहीं। तो अभी सवाल है कि वह हिंदू नहीं है। तो मैं तो हमेशा कहता हूँ कि साहब, पश्चिमी देशों में ये ईसाइयों से लड़ रहे हैं, मिडिल ईस्ट में ये यहूदियों से लड़ रहे हैं, रशिया में ये कम्युनिस्टों से लड़ रहे थे शुरुआत से चेचनिया में, चीन में ये नास्तिकों से लड़ रहे हैं, बर्मा में ये बौद्धों से लड़ रहे हैं, हिंदुस्तान में ये हिंदुओं से लड़ रहे हैं, और जहाँ कोई नहीं है मुस्लिम कंट्रीज में, वहाँ आपस में लड़ रहे हैं। वो एक गालिब का शेर है कि जबकि तुम बिन नहीं कोई मौजूद, जबकि तुम बिन नहीं कोई मौजूद, फिर ये हंगामा है खुदा क्या है। तो जहाँ पे आपके सिवा कोई नहीं है, आप तो वहाँ भी लड़ रहे हैं, और आप दोष आरएसएस को दे लें, संघ को दे लें, किसी को दे लें। सर, एक और वीडियो वायरल हो रहा है, ये भी जरा देख लेते हैं। ये वीडियो है साहब, एक वामपंथी जिसको उदारवादी नाम दिया जाता है हमारे भारत में, वो जिसने डोनाल्ड ट्रंप को शूट करने की कोशिश की, उसका बड़ा सा चित्र लेकर के और कैमरों पर उसे प्रदर्शित कर रहा है। और ये भी अमेरिका का ही है, कहीं और का नहीं है साहब। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये पूरी दुनिया को डराएंगी, आश्वस्त करेंगी। देखिए साहब, पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया की बात ये कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दुनिया भर में एक राइट विंग तैयार हो रहा है। आपने इटली में देख लिया, आपने अभी फ्रांस में लिपेन को देख लिया, आपने हॉलैंड में देख लिया, नीदरलैंड्स में देख लिया, नीट वाइल्डर्स को देख लिया, आपने पोलैंड में देख लिया, यहाँ तक कि जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड,
जहाँ पे बताया जाता है दुनिया का स्वर्ग है, वहाँ पे भी एक राइट विंग तैयार हो गया बहुत ज़बरदस्त। आपने अमेरिका में ट्रंप को देख लिया। तो ऐसे करके एक बढ़ता चला जा रहा है। जहाँ तक ब्रिटेन का सवाल है, मैं आपको बताऊं, एक बड़ी दिलचस्प बयान दिया जो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने साथ वाइस प्रेसिडेंट जो रनिंग मेट रखा है, जो वाइस प्रेसिडेंट होने वाले जेडी वैंस, जिनकी पत्नी हिंदुस्तानी है। उन्होंने अभी एक जगह बड़े अच्छा सवाल किया। उन्होंने कहा दुनिया का पहला इस्लामिक मुल्क कौन है जिसके पास एटम बम है? तो लोगों ने कहा साहब पाकिस्तान। नहीं नहीं, वो तो दूसरा है। पहला इस्लामिक मुल्क जिसके पास एटम है वो इंग्लैंड है। यस, तो मैं साहब पढ़ रहा वही था उनका ये बयान पढ़। 40 काउंटीज में मुस्लिम मेयर आ गए, मुस्लिम कांग्रेसमैन आ गए। लंदन जैसी जगह पे एक पाकिस्तानी मेयर तीसरी बार आ गया, रिकॉर्ड। जहां से अभी आपने लीड्स में देखा, वो बवाल शुरू हुआ था एक रोमानियन परिवार को लेके। एक रोमानियन शरणार्थी वहां रहते हैं, उनके बच्चे ले जा रहे थे वहां पे। एक रियाल आ गया, ऐसा वो आपके बच्चों को छीन ले रहे हैं। अलग अलग लिबरल्स के लॉ है साहब, बच्चों को लिंग परिवर्तन कर देना, बच्चों को छीन ले जाना, तो ये सब लिबरल्स का पागलपन है। तो शुरुआत हुई थी रोमानियंस के, पर साहब जो वहाँ जो सांसद जी जीते थे एक मुस्लिम, उन्होंने पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को इसमें झोंक दिया। और फिर तो साहब इसका सबसे इंटरेस्टिंग वीडियो आग लगाने वाला नहीं, वो पत्थरबाजी वाला है। वो पत्थरबाजी वाला वीडियो आप देखेंगे, अरे साहब ये तो हम दिन रात अपने देश में देखें, वही अंदाज, वही नारे। तो अभी एक थोड़ा सा मुझे जरूर लगता है कि साहब हमारे देश के साथ तो ये हमारा मुकद्दर था, हम 1000 साल से अपने साथ लेके बैठे थे। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तथाकथित वामपंथी, तथाकथित लिबरल, तथाकथित सोशलिस्ट लोगों ने ये मांग के ये मुसीबत अपने सर पे ली है और लिए चले जा रहे हैं। इस हद तक उनका भी अपना कट्टरपन है। मैं अक्सर उदाहरण देता हूं कि जर्मनी में एक युवती का कुछ मुस्लिम शरणार्थियों ने रेप कर दिया। उसने पुलिस को बयान देने से इंकार कर दिया, उनको पहचानने से इंकार कर दिया। और उसने कहा कि साहब अगर मैं इनको जेल भिजवा दूंगी तो लोग बाकी शरणार्थियों के खिलाफ हो जाएंगे। तो साहब इसका तो कोई इलाज नहीं, इस जुनून, इस पागलपन। वैसे तो हम अभी एक स्टॉकहोम सिंड्रोम कहते हैं ओंकार जी, जहां पे जिसका अपहरण होता है वो अपने अपहरणकर्ताओं से ही सिंपैथी रखने लगता है। पूरा पश्चिमी मुल्क, पूरे पश्चिमी देश एक स्टॉकहोम सिंड्रोम के शिकार है। इसमें दो राय नहीं है कि इस दुनिया में पश्चिमी देशों ने बड़ा अत्याचार किया है, बाकी जगह जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने यहाँ देख लिए ब्रिटिश का अत्याचार। हमारे यहाँ ब्रिटिश आए, फ्रेंच आए, डच आए, पोर्चुगल से लोग आए, तो जी जितना यूरोपियन कंट्रीज हमारे यहाँ, इन सब ने हमारा क्या छींचल इधर किया हम सबको मालूम है। कैसे अमानवीय अत्याचार हिंदुस्तानियों पे किए। इंग्लैंड ने, नीदरलैंड ने, फ्रांस ने, पोर्चुगल ने, कैसे कैसे पूरी दुनिया में, अफ्रीका में किए, हर जगह किए। लेकिन किए, हाँ ये बात सच है। आज जो ये लिबरल तथाकथित एकेडेमिया है, इसने इनको इस तरह अपराध बोध से ग्रस्त कर दिया है कि अब ये लिटरली अपने ऊपर अत्याचार इनवाइट कर रहे हैं। ओंकार जी, हम वैसे तो कई देशों को जलता हुआ देख रहे हैं, लेकिन आपका आइडिया क्या है? कब तक हम आईओसी देशों की सदस्य संख्या 57 से बढ़कर के 70 होते हुए देखेंगे? क्योंकि मुझे लगता है कि यूरोपियन कंट्रीज में बहुत जल्दी आपको अगले 1 दशक के भीतर ही कई मुस्लिम प्रधानमंत्री वगैरह जो है शासन करते हुए दिखाई देंगे। आयरलैंड का हो गया साहब। ग्रेट ब्रिटेन क्या है आप समझे? इंग्लैंड और आयरलैंड और स्कॉटलैंड मिला के ग्रेट ब्रिटेन बनता है। आयरलैंड का प्रधानमंत्री पाकिस्तानी मुस्लिम है। हो गया। आपकी बात की जगह साबित हो रही है। लंदन का मेयर पाकिस्तानी मुस्लिम। हाँ, वो तो कई साल से है। तीसरी बार जी हाँ, जी हाँ। तीसरी बार। देखिए ये भी एक दुर्भाग्य। अगर आप सऊदी अरब को देखें, आप मोहम्मद बिन सलमान को देखें, तो आप देखिए किस तरह वो मुस्लिम जगत में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। शराब की दुकानें खुल गई हैं, सिनेमा थिएटर खुल गए हैं, औरतों को बिना महरम के चलने की आज़ादी मिल गई, यानी कोई पारिवारिक सदस्य के बगैर चलने की आज़ादी मिल गई है, ड्राइविंग अलाउ कर दिया गया है।
और अब फुटबॉल जैसे खेल देखने शुरू कर दिए गए हैं। आपने देखा कुवैत की राजकुमारी ने कैसे अभी 2 दिन पहले ऑनलाइन तलाक दिया अपने पति को, उसका ड्रेसिंग सेंस देख लें। जॉर्डन के किंग को देखें जो कि हजरत मोहम्मद के सीधे वंशज माने जाते हैं, वो किस अंदाज में एकदम खुलेपन के साथ रहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ देखें, वो सऊदी अरब में सब सिनेमा थिएटर खुल रहे हैं 50 साल बाद, और हमारे यहाँ कश्मीर में ये परेशान है कि नहीं खुलने नहीं देंगे। ये तो सऊदी अरब वालों को इन्होंने घोषित कर दिया कि साहब ये तो एकदम इस्लाम से खारिज कर दिया, पागल कह दिया कि नहीं जो हम कह रहे हैं वो ज़्यादा सही है। तो इनका तो अलग है, कभी सऊदी अरब की बात करने लगते हैं, अब उन्होंने तुर्की में अर्दोगान को देख लिया तब उसके पीछे लग गए। तो इनका एक अलग ही अंदाज है। तो ये भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इन तीनों मुल्कों के मुसलमानों का एक अलग मिजाज है। वरना मैं मानता हूँ कि जो खाटी यहाँ से इस्लाम उठा है, वहाँ कम से कम मोहम्मद बिन सलमान को 1400 साल में मैं पहला इकलौता मुस्लिम समाज सुधारक मानता हूँ, पहला इकलौता। बाकी सब ने बस गोलमोल बातें की, उन्होंने सारी हदीस ही डिसमिस कर दी। क्या लिखा होगा कुछ हदीस में, हम नहीं मानते, ये भी डिसमिस कर दिया, वो भी डिसमिस कर दिया, और लगातार बदलाव। अच्छा, उनके लिए बदलाव लाना जरा मुश्किल भी है साहब, क्योंकि वो इतनी कट्टरपंथी सोसाइटी है। वहाँ पे राजमहल में जिस तरह उनके कजिन्स हैं, उनके तो कजिन्स भी 50-50, 60-60 होते हैं, जैसे वहाँ पे एक दूसरे के प्रति षड्यंत्र होता रहता है, इतना कट्टरपंथी समाज है। वहाँ वो एक बहुत बड़ा प्रयास कर रहे हैं, बहुत बड़ा प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ का आप देखें जो समुदाय है, वो एक अलग रौ में बह रहा है। आपने देखा मौलाना मदनी का बयान, उन्होंने कहा साहब हमारा खान पान आपसे अलग है, हमारा कपड़ा आपसे अलग है, हमारा तौर तरीका आपसे अलग है, बहुत दिक्कत है, तो बारह छोड़ के चले जाइए, आप देश हमारा है। और ऐसे भड़काऊ लोगों के खिलाफ जो है कोई कार्रवाई भी नहीं होती है, ये और भी दुर्भाग्य की बात है। कार्रवाई शुरू हो गई ओंकार जी, मैं देख रहा हूँ धीरे धीरे FIR होनी शुरू हो गई हैं, बहुत कुछ अंतर आया है। आप देखें, इसको देखें, योगी की कार्रवाई देख लें, कांवड़ यात्रा ने, उत्तराखंड सरकार की देख लें आप, हेमंत बिस्वा शर्मा ने आज मुस्लिम मैरिज लॉ, तलाक को ख़त्म कर दिया। जो वहाँ मुसलमान लड़कियों की शादी के लिए कोई एज नहीं होती थी, नॉर्मली 18 साल होती है, वहाँ पे आप 12 साल की लड़की की शादी कर सकते हैं, वो ख़त्म हो गया, उन्होंने ख़त्म कर दिया। गिरिराज सिंह का आपने बयान देख लिया, कितना बढ़ के उन्होंने कहा कि पार्टीशन के समय मुस्लिम्स को वहाँ भेज जाना चाहिए। सुवेंदु अधिकारी का आपने बयान देख लिया कि सबका साथ सबका विकास नहीं, जो हमारे साथ हम उनके साथ। जनता दल यूनाइटेड का आपने बयान देख लिया, उनके सांसद का कि मुसलमानों को मुझे काम ही नहीं करना है। मायावती का आपने बयान देख लिया, जिन्होंने कहा मुसलमानों को टिकट देने से पहले में 2 बार सोचना पड़ेगा। हालांकि आज कांवड़ यात्रा मुद्दे में मायावती के साथ खड़ी नजर आ रही है, पर एक शुरुआत तो हो गई है ओंकार जी। इसको तो आप उस दिन ही समझ जाना चाहिए था जिस दिन 77 साल में नरेंद्र मोदी ने पहली ऐसी सरकार बनाई थी जिसमें एक भी मुस्लिम चेहरा नहीं था। 2014 और 2019 में मुख्तार अब्बास नकवी और नजमा हितुल्लाह आपको नजर आए थे, लेकिन 77 साल में किसी भी पार्टी की एक पहली सरकार थी जिसमें एक भी मुस्लिम चेहरा नहीं था। और ये जो तमाम नेता बोलते चले जा रहे हैं एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद, आपको क्या लगता है कि सब नरेंद्र मोदी के खिलाफ रिवोल्ट कर रहे हैं जैसा आरफा खानम कहती है? नहीं साहब, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, उनको मुस्लिम देश भी जाना है, उनको पश्चिमी देश भी जाना है, उनको यूनाइटेड नेशंस भी जाना है, तो उनके ऊपर तमाम सीमाएं, उनके ऊपर तमाम अंकुश है। लेकिन बड़ा साफ हो गया है कि कहीं ना कहीं उनके पार्टी में तमाम जो एक ये सुर नजर आने लगे हैं, इतने ढेर सारे सुर, आसाम से लेके, बिहार से लेके, मध्य प्रदेश से लेके, उत्तराखंड से लेके, उत्तर प्रदेश से लेके, पश्चिम बंगाल से लेके, हर जगह ये सारे सुर बिना उनकी सहमत के नहीं चल रहे हैं ओंकार जी। अनुपम जी, वैसे ये क्या नरेंद्र मोदी पर एक बहुत बड़ा अत्याचार नहीं है कि पिछले 10 सालों में जितनी भी योजनाएं जमीन पर उतरी हैं, चाहे टॉयलेट की, चाहे बिजली कनेक्शन देने की, आयुष्मान योजना की, घर देने की, किसी में कोई पक्षपात नहीं किया गया है। वो मुस्लिम्स जो गरीब हैं उनको भी दिए गए हैं। इसके बावजूद लाइनें लंबी-लंबी लगा करके नरेंद्र मोदी को ही हरवाने के लिए ये लोग वोटिंग करते हैं एक तरफ़ा, और वो भी रणनीतिक वोटिंग करते हैं। तो ऐसे में अगर नरेंद्र मोदी के भी इधर बयानों को हम गौर से देखें तो जब से वो तीसरी बार चुने गए हैं या चुनाव के समय भी जब ट्रेंड देख लिया था, उन्होंने एक बार भी सबका साथ सबका विकास बोला ही नहीं है। नहीं, जाहिर सी बात है, मैंने कहा ना, तो उन्होंने तो पहली इस तरह की मुस्लिम रहित सरकार बना के इस बात का मैसेज दे दिया। देखिए, अभी मैं एक बार किसी चैनल पे बैठा था, हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, मुस्लिम पत्रकार हैं,
उन्होंने कहा कि साहब आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि 5 किलो अनाज देकर और एक टॉयलेट देकर और एक घर देके आपने हमारा वोटिंग राइट खरीद लिया है। हमारा हक है, हम जिसको चाहें उसको वोट दें। एकदम सही बात है, आपका बिल्कुल हक है, आप जिसको चाहें उसको वोट दें। लेकिन फिर ये सब बड़ी-बड़ी बातें ना करें, भाईचारे की बातें ना करें, संविधान बचाने की बात ना करें, आरक्षण की बात ना करें, दुनियादारी की बात ना करें। फिर आप कहें कि साहब हमारा एक सिर्फ एक वो है कि साहब जिस पार्टी ने हिंदू नाम भी ले लिया हमें उसको हराना है। ठीक है, अच्छा आप ना भी कहें तो ओंकार जी आप ध्यान से सोचें 77 साल में पहली बार ये बहस शुरू हुई है कि मुस्लिम वोटिंग पैटर्न क्या है। ये अभी तक यूट्यूबर्स की बहस होती थी, सोशल मीडिया की बहस होती थी, ड्राइंग रूम्स की बहस होती थी। अब बड़े बड़े नेता इस मुद्दे पे बयान दे रहे हैं, मायावती तक बयान दे रही हैं। तो एक शुरुआत हो गई है ओंकार जी। वो चाहे शुभेंदु अधिकारी को देख लें, गिरिराज सिंह को देख लें, हेमंत बिस्वा शर्मा को देख लें, मायावती को देख लें, जनता दल यूनाइटेड के वो जो सांसद है कौन ठाकुर, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, उनको देख लें, उत्तराखंड को देख लें, योगी को तो आप देख ही रहे हैं, और खुद जो इन्होंने मंत्रिमंडल बनाया है मोदी ने। तो मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं इसके इशू पे एक बहस शुरू हो गई है, और मेरा मानना है कि सब बदलाव बाद में आता है, पहले बहस आती है। अभी तक इस पे बहस करना ही कम्युनल माना जाता था, तथ्यों को सामने रखना ही सांप्रदायिक माना जाता था, सही बात कहना ही बिगेटरी मानी जाती थी, गलत माना जाता था। अब कम से कम बहस शुरू हुई है ओंकार जी, तो बदलाव भी आएगा। लेकिन आपको नहीं लगता है कि जो फैसला योगी सरकार ने किया है और उनके तुरंत बाद उत्तराखंड सरकार ने किया है, ये मामला अब 22 जुलाई से शुरू होने वाले पार्लियामेंट सेशन में भी गूंजता हुआ दिखाई देगा? क्या सरकार चाहती है कि पार्लियामेंट में भी इस पर चर्चा हो ही जाए एक बार, पूरे देश में एक मैसेज दे ही दिया जाए? देखिए साहब, सरकार चाहे या ना चाहे, विपक्ष तो मुद्दे उठाएगा ही ना। सरकार को बस ये देखना चाहिए कि वो इस बहस का जवाब देने के लिए तैयार रहे। सरकार बहस चाहे ना चाहे, ये तो असंभव है कि विपक्षी सांसद, वो भी राहुल गांधी जो कि अपने दुगने सांसद लेके आए हैं, वो सब इन मुद्दों को ना उठाएं। वो तो बिल्कुल उठाएंगे। सरकार को सिर्फ ये देखना है, सुनिश्चित करना है कि साहब आप जवाब देने की स्थिति में हो। ये जिन सज्जन का मैं आपको ट्वीट दिखा रहा हूँ, ये नवभारत टाइम्स में हुआ करते थे दिल्ली में। बाद में ये कांग्रेस के प्रवक्ता की तरह बिहेव करने लगे। इनका ट्वीट देखते हैं, इन्होंने क्या लिखा है। शकील अख्तर, इन्होंने लिखा है कि अभी जो खुश हो रहे हैं, उन्हें भारी अपमान तब झेलना पड़ेगा जब खाने-पीने का सामान बेचने वालों को जाति लिखना पड़ेगी। नाम लिखवाना पहली स्टेज है, असल चीज़ तो मार्केट से नए धंधों से दलितों, पिछड़ों को गायब करना है। उन्हें उनके पुराने पुश्तैनी धंधों में लौटाना है। ऊना, गुजरात में दलितों को नंगा करके खंभे से बांधकर इसलिए लाठियां मार रहे थे, मृत पशु उठाने से इनकार करने पर। यह भी बता दें कि उस मामले में आज 9 साल बाद भी कुछ नहीं हुआ है। फिर ये आगे लिखते हैं कि खैर, मुसलमानों को इसमें ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। जहाँ भी वह काम कर रहा है, सब जानते हैं मुसलमान है। समस्या दलित, पिछड़ों और सवर्णों में भी कई समुदायों को आएंगी। नॉन वेज का रेस्टोरेंट, बड़ा होटल खोले स्वर्ण है, और शुद्ध शाकाहारी वैष्णव भोजनालय खोले दलित। यह नफरती विचार परत दर परत समाज को विभाजित करता चला जाएगा। आज खुश होने वाले कल रोएंगे। तो इन्होंने एक कदम आगे बढ़ा करके इसको जात-पात और दलित और पिछड़ों पर ये ले गए, जैसी कि कांग्रेस की भी आदत है। मैंने आरफा खानम के इसी ट्वीट का एक जवाब दिया था। हमेशा आप उसको अपनी साथ दलितों को, पिछड़ों को मिला। आपको याद होगा वो जावेद अख्तर के साहबजादे फरहान अख्तर, वो कह रहे थे CAA कानून में दलितों को, पिछड़ों को, मुसलमानों को देश से निकालने की बात है। उन्हें मालूम है कि जब तक हिंदुओं का एक वर्ग वो अपने साथ नहीं लेंगे, अभी कम से कम कुछ दिन उनको चाहिए। जिस दिन वो पर्याप्त हो जाएंगे कि जितने वर्ग उनके साथ जा रहे हैं वो जोगिंदर नाथ मंडल हो जाएंगे, तो अभी उन्हें आपकी मदद चाहिए। इसलिए वो हर बात को दलितों पर प्रहार बताते हैं, ये हर बात को पिछड़ों पर प्रहार बताते हैं।
अच्छा, इनका जवाब भी दिया है एक रेड फॉक्स ने कि भाई तू दलितों को लेके परेशान मत हो। दलित ना फल सब्जी पे थूकते हैं ना पेशाब करते हैं। दलित भगवान को भी नहीं मानता होगा, वो भी ऐसी नीच हरकत नहीं करेगा। बाकी हलाल बलाल की लंका अब लगी है, उसी का बवासीर है ये। ओंकार जी, आज मैं आपके चैनल के माध्यम से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि कल मैंने इस पे एक बहुत विस्तृत वीडियो बनाया है, जिसमें मैंने कांवड़ अर्थव्यवस्था से लेके हलाल अर्थव्यवस्था तक सब पे जिक्र किया है। अनुरोध है इसको एक बार लोग देखें। मैंने उसे बताया कि किस तरह जब आप इनको पैसे देते हैं तो ये उससे ज़कात निकालते हैं जो इससे मुसलमानों पे खर्च कर सकते हैं। जब आप हलाल के पैसे देते हैं, 60,000 रुपया साल हर कंपनी देती है जमायत उलेमा हिंद को, जो कि सारे आतंकवादियों के मुकदमे लड़ती है। तो यानी जो आप पैसा देते हैं वो सिर्फ मुसलमानों के हित में जाता है, उसमें नियम ही नहीं है गैर मुस्लिम के लिए। ज़कात का पैसा गैर मुस्लिम को दिया ही नहीं जा सकता, हलाल का पैसा गैर मुस्लिम को जा ही नहीं सकता। लेकिन जिद ये है कि आपको फिर भी पैसे देने पड़ेंगे। जिद ये है कि हमको आपको अलाउ करना पड़ेगा कि हम किसी भी नाम से दुकान चलाएं। जिद ये है, अच्छा सुप्रीम कोर्ट ने इनको अलाउ किया ऐसा। इन्होंने कहा कि मंदिरों के अंदर मुसलमानों को मिठाई की और फल की दुकान लगाने से और माला की दुकान लगाने से नहीं रोका जा सकता। खुद ये ऐसी मस्जिदें बनाते हैं कि शिया की मस्जिद में सुन्नी नहीं जा सकता, सुन्नी की मस्जिद में शिया नहीं जा सकते। और हमारे यहाँ मंदिर में तो ठीक है साहब, ये तो एक जमाने से चला आ रहा है, कुछ आएगा बदलाव। लेकिन योगी जी ने अपने तेवर दिखा दिए हैं और सख्ती बरतते हुए साफ तौर पर कह दिया है। मैं कहना चाहता हूँ, आज मैं किसी और से भी कह रहा था कि वैसे तो योगी आदित्यनाथ ने बड़े बड़े फैसले लिए हैं, जाने जाते हैं, पर कल मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा अपने पैर पीछे खींचने के बाद, पूरे देश के पॉलिटिशियंस के इसका विरोध करने के बाद, खुद भाजपा के पूर्व सांसदों मुख्तार अब्बास नकवी जैसे लोगों द्वारा इस फैसले के खिलाफ ट्वीट करने के बाद, आज जिस तरह योगी आदित्यनाथ ने इस फैसले को डंके की चोट पे पूरे प्रदेश में लागू किया है, मेरी बात याद रखिएगा, आने वाले दिनों में योगी का ये कदम याद रखा जाएगा। इसने कहीं ना कहीं योगी को एक बहुत ऊंचे पेडिस्टल पे पहुंचा दिया। सही है। एक ट्वीट में जरा उसको जवाब देना चाहता हूँ, ये गुस्ताखियां होती हैं अक्सर। ये ट्वीट देखिए साहब, सौरभ सिंह, 3 महीने में 40 से अधिक जवान शहीद हो गए, पंडित अनुपम नहीं बोलेंगे। मिस्टर सौरभ सिंह, पंडित अनुपम तो आप जवाब मत दीजिए, ओंकार जी पहले वो तो तब बोलेंगे, मैं इनको जवाब दे दूं कि पिछले 10 साल में 1740 आतंकवादियों को खत्म किया है भारतीय सेना ने। जरा आंकड़ा फिर से सुन लीजिए, 1740 आतंकवादियों को ढेर किया है हमारे सुरक्षा बलों ने और मोदी सरकार ने। जी, अब आप जवाब दे दीजिए। मैं जवाब भी दे देता हूँ और परिचय भी दे देता हूँ। परिचय यह है कि सौरभ सिंह सौरभ यादव हैं, जो कि पहले सौरभ यादव लिखते थे, अब सौरभ सिंह लिखते हैं। मैं देश के किसी भी चैनल पे बैठता हूँ, मेरे इतने बड़े प्रशंसक वहां पहुंच जाते हैं और पंडित पंडित कह के मुझे ललकारने लगते हैं। समाजवादी पार्टी के घनघोर समर्थक हैं। जवाब इनको सिर्फ एक बात पे दे रहा हूँ कि आंकड़ा तो आपने दे दिया, लेकिन इनकी पार्टी ने, इनके नेता ने जो काम किया, वो आतंकवादी जिन्होंने सैकड़ों लाशें बिछा दी, उनसे मुकदमा वापस लेने का जो काम अखिलेश यादव ने किया, वो किसी ने नहीं किया सौरभ। बाकी मैं क्या कहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद अनुपम जी। ऐसे लोगों के मुंह लगना भी नहीं चाहिए। इन लोगों की जो हैसियत है और जो इनकी मानसिकता है और विचारधारा है, उससे हम सब परिचित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। नमस्कार।